हाँ जी, आगे सारे। मैं भी आ गया। क्या हाल चाल सभी के? बढ़िया। सेशन शेयर कर दो फटाफट। और पेटियां बांध लो, कमर कस लो, कानों में लीड लग जानी चाहिए अब तक। पानी की बोतल पास में रखो। घर वालों से कह दो कुंडी मत खोलना अब। ठीक है, चलो क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे हैं सर ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। आप ही तो पढ़ा रहे हो, आपको नहीं पता क्या? तो भैया ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट में क्या क्या पढ़ लिया? कल क्या पढ़ा था? नेपाल, असम और बर्मा देखा था कल। ट्रीटी ऑफ सगौली, गेंडाबू। असम तो बेचारा डर के मारे आ गया कि हाँ भैया हमें भी ले लो, कोई बात नहीं। चलो, तो वही हर बार की कहानी। क्या कहानी सर? LWS ड्रीम डिफेंस चैनल प्लेलिस्ट सारी एक्टिव है। फटाफट अपनी कोई जो भी बैकलॉग बचा है उसे फटाफट क्लियर करो, ठीक है? और सारी अटेंड करके लाइव लेक्चर अटेंड करो ताकि वहीं के वहीं अपने डाउट पूछो और फॉरन चले। फिर हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट और इसमें क्या क्या देख चुके हैं अभी तक? यूरोपियन पावर खत्म कर चुके हैं, रीजनल पावर मोस्टली खत्म कर चुके हैं हम लोग, ठीक है? जो मेनलैंड इंडियन टेरिटरी है भैया उन सब पे ईस्ट इंडिया कंपनी आ ही चुकी है। ये तीनों पिछली जो हमारी शुरू की 5 लेक्चर रहे थे उसके अंदर हमने यूरोपियन पावर्स को खत्म किया। उसके बाद से रीजनल पावर स्टार्ट हुई। इसका कुछ पार्ट बचा है, वो रिवॉल्ट्स में खत्म होगा, ये गवर्नर जनरल्स में खत्म होगा, और ये भी, ये मैसूर हो चुका है, बंगाल हो चुका है, तोहफे पे अवध आ गया और मराठा भी हो गया। इसके अलावा हम लोग नेपाल देख चुके हैं। नेपाल के अलावा सर असम, मतलब अहोम किंगडम की बात हुई थी और बर्मा किंगडम की बात हुई थी। सर इतना अभी तक ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट हो चुका है, ठीक है? रिवाइज कर रहे हो ना? नोट्स बना लो। आज बारी है किसकी? अफगानिस्तान की। आज पढ़ेंगे भैया अफगानिस्तान का क्या पिक्चर रही, क्या कहानी रही। बेचारों ने बहुत मारा था। किसको? अफगानिस्तानियों ने ब्रिटेन वालों को बहुत मारा है, बहुत, ठीक है? पंजाब और सिंध बाद में देखेंगे, पहले अफगानिस्तान से स्टार्ट करते हैं कहानी। तो भैया देखो, इतना सब मेनलैंड टेरिटरी ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ चुका है। कल वाली क्लास में हम नेपाल भी खत्म कर चुके हैं और अहम और बर्मीज किंगडम भी खत्म कर चुके हैं। कैसे हुआ है, ठीक है? 1885 में तो बना ही दिया था ना बर्मा को इंडिया का पार्ट। बर्मा आज का म्यांमार, ठीक है? बहादुर शाह जफर 2 की बात हुई थी। क्या बात हुई थी सर? अरे कंकाल मिला था ना वहां कुछ टाइम पहले उनका। बेचारे खुदाई कर रहे थे, तब मिल गया कि भैया ये तो मुगल एम्परर हैं, इनको ले जाओ यहाँ से, ठीक है? और 1948 में ये जनरल आंगसुंग के अंडर इंडिपेंडेंट भी हो जाता है। तो ये कर चुके हैं। अब जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट का हमारा लास्ट पार्ट है टेरिटोरियल वाइज, केवल ये पार्ट है कि इन सब पे फाइनली किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी सब्जुगेट करती है इन स्टेट्स को, ठीक है? तो आज सबसे पहले देखेंगे अफगानिस्तान की कहानी और फिर हम मूव करेंगे पंजाब पे और सिंध पे, ठीक है? चलो, तो ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रायंगुलर कॉन्क्वेस्ट। ट्रायंगुलर कॉन्क्वेस्ट मतलब भैया सबके सब ना अफगानिस्तान से डरते थे कि भैया अफगानिस्तान से दूर रहो, ठीक है? तो अलग अलग टाइम पे ना अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑफिशियल्स, गवर्नर्स को भेजा गया। जैसे डिप्लोमेट्स जाते हैं ना आज के टाइम पे, अपने जयशंकर सर हो गए, और अलग अलग फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, एम्बेसीज में जाते हैं दूसरे देश के साथ, फॉरेन रिलेशंस जो हमारे एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही उस टाइम पे 4 ब्रिटिश एम्बेसडर को भेजा गया। कौन कौन? सर मैल्कम को तेहरान में भेजा गया, एल्फिंस्टोन को काबुल में भेजा। अच्छा, अभी एल्फिंस्टोन कौन है, याद है कि नहीं? भैया जब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, वो गायकवाड़ और पेशवा वाला इंसिडेंट हुआ था कि जब उनके टिम्बक जी मिनिस्टर ने दूसरे वाले को मार दिया था, गंगाधर वाले को, तब एल्फिंस्टोन आया था। याद है कि नहीं? ऐसे चीजों को कनेक्टिंग वे में पढ़ो तभी याद होगा, ठीक है? और लाहौर के अंदर भेजा गया मेटकाल्फ को और सिंध में भेजा गया स्मिथ को। नाम याद रखने हैं इन चारों के कि किन चारों को कहां पे भेजा है ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, ठीक है? अब सर ये ट्रायंगुलर कॉन्क्वेस्ट कैसे है? देखो 1830s का पीरियड है। ईस्ट इंडिया कंपनी का मन हो गया था कि भैया अब मेनलैंड टेरिटरी तो हो ही चुकी है, तो थोड़ा बाहर मूव करते हैं। अब जरा बाहर, जो इंडिया के बाहर की जो टेरिटरीज है वहां अपना ध्यान लेके जाते हैं। एक कारण यह भी था कि नेपोलियन राइज पे था।
1807 में हमने देखा नेपोलियन का जो डिक्लाइन फेस आउट हुआ है वो तो 1813 की बैटल के बाद हुआ है, और फाइनली 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन खत्म हो जाता है। लेकिन उससे पहले तो उसका एक्सपेंशनिस्ट फेस चल रहा है ना, तो क्या हुआ, उसको भी तो काउंटर करना है ब्रिटेन वालों को मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को। तो जो अफगानिस्तान रीजन है उसको तो भैया आपको बफर स्टेट बना के ही चलना पड़ेगा। सर बफर स्टेट क्या होती है, कुछ नहीं, बिन पैंदे का लोटा होता है, जहां फायदा मिला उधर हो जाता है, बस अपना गर्दन उधर ही मुड़ा लेता है। ठीक है, कल बात करी थी ना नेपाल की, इंडिया चाइना के पाले में बेचारा कभी इधर कूद जाता है कभी उधर कूद जाता है। तो अफगानिस्तान को भी ऐसा ही बफर स्टेट बनाना था। सर बफर स्टेट क्यों बनाना था अफगानिस्तान को, सबसे पहला रीजन तो हो गया कि भैया उधर नेपाल, वो जो हमारा नेपोलियन है वो तरकाट काटे जा रहा है, वो ब्रिटिश को खुदेल खुदेल के मारे जा रहा है, और ऊपर से भैया इस टाइम पे ना रशियन अंपायर भी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था अपना। रशिया वाले आपस में खुद, भैया मैं बता रहा हूं, सबके सब इंपीरियलिस्ट हैं, सबके सब एक्सपेंशनिस्ट हैं, तो उधर से रशिया भी अपना इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उसको भी तो काउंटर करना है। इसीलिए बोला जाता है अफगानिस्तान इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट गेम। ठीक है, वेस्टर्न और ईस्टर्न वर्ल्ड के बीच में अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा ग्रेट गेम है। ठीक है, इवन इसके लिए तो टर्म भी यूज की गई है, ग्रेवयार्ड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ द वर्ल्ड अफगानिस्तान को बोला जाता है। और जिस तरह की आज के टाइम पे आप देख रहे हो जो कंडीशंस चल रही हैं आज, अब तो भैया वो तालिबानी आ चुके हैं अब तो ऑब्वियसली इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट गेम। रशियन एम्पायर की भी बात हुई, इन्फ्लुएंस हो रहा है उनका। ठीक है, तो इसीलिए भैया इसको बफर स्टेट तो बनाना ही पड़ेगा, ताकि जो भी फॉरेन पावर्स है उसका डायरेक्टली एकदम इंपैक्ट इंडिया में ना पड़े, पहले बफर स्टेट पे पड़े, उसके बाद कहीं इंडिया में आए। ऑब्वियसली तब तक वो इतना ज्यादा इंटेंसिटी से नहीं कर पाएगा पर पेनिट्रेट, है ना। चलो, अब अफगानिस्तान के पास सबसे पास क्या है भैया, पंजाब का बॉर्डर लगता है। और क्या लगता है सर, आपको नहीं पता क्या, पंजाब का बॉर्डर लगता है वहां। तो देखो उस टाइम पे ना एक कमांडर हुआ करते थे, किसके अंडर, महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के बारे में हम कल देखेंगे कि इनकी क्या कहानी है जब हम पंजाब स्टेट के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि महाराजा रंजीत सिंह के एक कमांडर, एक सेनापति हुआ करते थे जिनका नाम था हरि सिंह। इन्होंने अफगानों की ना पिटाई लगा दी, कह रहा तुम आओ तुम्हारी पिटाई लगाता हूं मैं। ठीक है जी, पिटाई लगा दी कि भैया पेशावर क्रॉस नहीं करना है, अपनी नाव वहीं तक रखो, अपने बोट वहीं तक रखो, अपने टैंक वहीं तक रखो, नहीं तो यहां आओगे तो काट के फेंक देंगे। तो भैया अफगानिस्तान को तो धमका के रखा हुआ था बिल्कुल महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि यार महाराजा रंजीत सिंह के ऊपर अभी हम डायरेक्टली तो कुछ कर नहीं सकते, अगर अफगानिस्तान में उंगली करनी है तो इनके साथ दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने तो ऑलरेडी अफगानों की पिटाई कर रखी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को सपना आ गया कि भैया अगर अफगानिस्तान को कंट्रोल करना है तो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों महाराजा रंजीत सिंह के साथ ना दोस्ती कर लो। ठीक है, कर ली दोस्ती। फिर 1830s का ही टाइम है, एक बंदा था अलेक्जेंडर बर्न्स, इसको आप बुक्स में चेक करोगे तो बर्न्स मिशन नाम से भी मिलेगा आपको। ठीक है, उसे भेजा गया, किसने भेजा, ब्रिटेन में इंग्लैंड के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठते थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने भेजा कि भैया जरा जाके पता करके आओ ये क्या चल रहा है अफगान की, क्या स्टोरी है अफगान की। तो भाई आया और उसने पूरी की पूरी अफगान को पढ़ा कि भाई यहाँ का कल्चर कैसा है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, सोशल इक्वेशंस क्या चल रही है, क्या स्टेटस है, क्या हायरार्की है लोगों के बीच में, इक्वालिटी है कितनी है, क्या है। ठीक है, इसने हर चीज ऑब्जर्व करी, कहां से कहां तक भैया, पूरा आपका वेस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया से लेकर समरकांड। समरकांड कहां है सर, समरकांड है जो आपकी आज की उज्बेकिस्तान कंट्री है, उसकी जो कैपिटल है वहां पे समरकांड है। ठीक है, उसको पहले बुखारा भी बोलते थे। तो उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था माय ट्रेवल्स टू बुखारा। किसने लिखी सर, अलेक्जेंडर बर्न्स ने लिखी है। ठीक है, पूरी सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स के बारे में इसने लिखा। और जब ये रिसर्च बुक ईस्ट इंडिया वालों ने पढ़ी तो समझ आ गया कि हाँ भाई अफगानिस्तान को कंट्रोल तो करना पड़ेगा। अब जब कंट्रोल करना पड़ेगा, हालांकि इस बुक में ना जब अलेक्जेंडर बर्न्स वापस गया तो उसने ये लिखा कि भैया अफगानिस्तान के ऊपर अटैक मत करो, मारेंगे, बहुत मारेंगे इनको। लेकिन ब्रिटेन वाले नहीं माने इसकी बात। जब नहीं माने तो क्या होगा भैया, पिटाई होगी। तो बर्न्स सजेस्टेड ब्रिटेन टू नॉट इंटरवीन अफगानिस्तान। बर्न्स ने तो यही कहा भैया अफगानिस्तान में उंगली मत करो, लेकिन ब्रिटेन ने नेग्लेक्ट कर दी इसकी रिकमेंडेशन। क्यों नेग्लेक्ट कर दी, क्यों भैया, एक्सपेंशनिस्ट फेस्ट है, बढ़ाना है खुद को। दूसरा, नेपोलियन तरकाट मचा रहा है, उसको काउंटर करना है। तीसरा, रशियन इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको भी काउंटर करना है। तो ब्रिटेन वालों से सब्र नहीं हुआ कि नहीं भैया हमसे सब्र नहीं होगा, हम तो जा रहे हैं। ठीक है, चलो फिर जा रहे हो तो जाओ। अब देखो क्या होता है, इमीडिएट रीजन क्या बना ना आपकी ब्रिटेन की और अफगान वॉर का, इमीडिएट रीजन क्या बना,
1836 का टाइम है और इस टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, इनको अचानक ही सपना आ गया। क्या सपना आ गया? भैया अफगानिस्तान का कुछ करना पड़ेगा, मेरे को बफर स्टेट बनाना है इसको, मेरे को बनाना है इसको बफर स्टेट। पता नहीं क्यों चुल हो जाती है भाई बंदे को, हो गई चुल इसके भी। तो भैया अफगानिस्तान को बफर स्टेट बनाएंगे। बंस को दोबारा भेजा, अलेक्जेंडर बंस। ठीक है, उसको क्या भैया एक बार जरा दोबारा जा और वहां पे जो भी लोकल रूरल है, जो भी वहां का लोकल शासक है, जरा देख के आओ क्या हिसाब किताब है और हमें सारी इंफॉर्मेशन दो। तो उस टाइम पे जो लोकल रूलर हुआ करता था उसका नाम था दोस्त मोहम्मद। ठीक है, दोस्त मोहम्मद। और इसकी ना पर्शिया से और रशिया दोनों से इसके काफी अच्छे रिलेशन थे। तो ईस्ट इंडिया वाली कंपनियों के लिए तो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके लिए तो ऑब्वियसली ये गलत बात रहेगी ना कि भैया दोस्त मोहम्मद जो है उसके जब अच्छे रिलेशन है पर्शिया और रशिया के साथ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे पेनिट्रेट कर पाएगी। तो ऑकलैंड को तो सबर ही नहीं था कि नहीं भैया मेरे को तो जिंदगी में मेक इट लार्ज, बड़ा करना है। तो 1838 में एक पॉलिसी लेके आया, फॉरवर्ड पॉलिसी, कि भैया हम ही अटैक कर देते हैं, छोड़ो अफगानिस्तान का वेट नहीं करते, कोई थर्ड पार्टी नहीं करनी, हम ही अटैक कर देते हैं। तो भाई ने फॉरवर्ड पॉलिसी का यूज करा। क्या बोला कि भैया अफगानिस्तान में जो आपका राजा है दोस्त मोहम्मद, उसको टॉपल कर दो, उसको हटा दो। ठीक है, हटा देंगे और उसका ही यूज करेंगे, अगर नहीं हटाएंगे उसके बेटे को बिठाएंगे, उसको एज ए कठपुतली यूज करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि भाई पेशावर में एक लड़का है, पेशावर कैंट में, उसका नाम था शाह शुजा। ऐसे ही कोई भी था, ये चलता फिरता ऐसा कोई भी कि भैया मैं हूं शाह शुजा, मैं हूं अफगानिस्तान का रूलर। मतलब एक रास्ते में चलते हुए बंदे ने बोल दिया कि मैं अफगानिस्तान का बादशाह हूं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को तो कैंडिडेट मिल गया कि हाँ भैया इसको खड़ा कर देते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने शाह शुजा को खड़ा कर दिया, किसके खिलाफ? दोस्त मोहम्मद के खिलाफ, कि भैया ये क्लेम कर रहा है शाह शुजा कि मैं अफगान का शासक हूं, तो इसी को कर दो, इसी को क्या नाम है, हेल्प कर दो, यही हमारी आगे मदद कर देगा। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराजा रंजीत सिंह को बोला कि सर आप हमारी साइड आ जाओ। तो महाराजा रंजीत सिंह ने कहा भाई मैं क्यों आऊं तुम्हारी तरफ, तुम बताओ मेरे को, कोई रीजन तो दो। तो उन्होंने कहा कि भैया पंजाब तभी सिक्योर रहेगा जब आप अफगानिस्तान को कंट्रोल करोगे। तो इसमें महाराजा रंजीत सिंह का भी तो फायदा ही था ना। तो महाराजा रंजीत सिंह भी आ गए और एक 3 जनों की आर्मी मिलके बनती है जिसका नाम था आर्मी ऑफ इंडस। कौन कौन था? एक तो शाह शुजा, वो छुट भैया, पता नहीं रिश्ते में कहां से आ गया। दूसरा महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी होती थी और तीसरा ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी होती थी। तो ये 3 जनों ने मिलकर बनाई आर्मी ऑफ इंडस। कोई दिक्कत यहां तक? हो रहा है ना एकदम मामला क्रेजी? मुझे तो कुछ क्रेजी करने का है ना? तो क्रेजी हो रहा है मामला, ऑकलैंड एकदम। चलो, तो पहली वॉर होती है कब? 1839 और 42 के बीच में। ठीक है जी, जुलाई 1839 के अंदर आर्मी ऑफ इंडस, अभी हमने देखा 3 जनों की आर्मी, उन्होंने सक्सेसफुली टॉपल डाउन दोस्त मोहम्मद को हटा दिया और उसकी जगह शाह शुजा वही चलता फिरता आदमी आ गया और ईस्ट इंडिया का पपेट बन के बैठ गया कि हाँ भैया मैं बैठा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों बताओ क्या करें। अब ये वो टाइम है 1839 जब महाराजा रंजीत सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो सपोर्ट तो नहीं रहा ना, असल में जो बैकबोन थी आर्मी ऑफ इंडस की वो तो महाराजा रंजीत सिंह की हुआ करती थी, उनकी पावर हुआ करती थी। तो 1839 में जब इनकी मृत्यु हो गई, 40s में जो लोग थे अफगानिस्तान के, उन्होंने ना थोड़ा रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? वो शाह शुजा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ऑब्वियसली क्यों करेंगे भाई, रास्ते में से चलते फिरते किसी को भी आप अफगानिस्तान का शासक बना दोगे क्या? तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो 1841 में एक रिबेलियन हो जाता है और दोस्त मोहम्मद को वापस गद्दी पे बिठा दिया। जब दोस्त मोहम्मद को वापस गद्दी पे बिठा दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी की 4 कमांडो आए, वो उठा के ले गए दोस्त मोहम्मद को और कलकत्ता जेल में बंद कर दिया। कलकत्ता जेल में बचाओ, अफगानिस्तान के शासक को बंद कर दिया। अब क्या हुआ सर? अफगानिस्तानियों को आ गया गुस्सा, उन्होंने अलेक्जेंडर बर्न्स का ही गला काट दिया भाई, जो किताब लिख के गया था, जिन्होंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी। तो अफगानियों ने कहा ये अलेक्जेंडर बर्न्स बंदे को पकड़ो, इसी ने सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी है, किताब भी छाप दी इसने अपनी, तो इस बंदे को पकड़ो। इसको भैया काट दिया और वहीं पे पोल पे काट दिया। भैया बहुत खतरनाक लोग होते हैं, बहुत खतरनाक, बचना। ठीक है, और फिर फाइनली जब लोगों को गुस्सा आया तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को पिटाई करनी शुरू करी। उनमें एक जनरल हुआ करता था मैकनॉर्टन। ठीक है, वो तो बेचारा देखो क्या हालत हो गई है, माफ कर दो सर, माफ कर दो, गलती हो गई। तो भैया बहुत बुरी तरह मारा ईस्ट इंडिया कंपनी को, बहुत तरकाट मचा दिया। अब देखो इसी बीच में क्या कहानी हुई। अफगानिस्तान में रिवेल चल रहा है, तरकाट मचा रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की चल रही है पिटाई। अब जो दोस्त मोहम्मद था जिसको जेल में डाल दिया ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, उसका बेटा था एक अकबर खान, उसको गद्दी पे बिठा दिया। ठीक है,
अब इस टाइम पे बेचारी ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा पिटे जा रही है। तो एक ट्रीटी होती है कि भैया किसी तरह रुक जाओ। तो अफगानिस्तानियों ने कहा ब्रिटिश को कि भैया जो भी तुम सप्लाईज लेके आए हो अपनी ये अपना असला बारूद और खाने पीने का सामान, अपना बोरिया बिस्तर सब यहीं छोड़ के यहीं से उल्टे बन जाओ बिल्कुल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वापस जा रही थी। 17 से 18 हजार लोगों की पूरी एक बटालियन थी, लेकिन इंडिया के अंदर सिर्फ एक जना आया, सिर्फ एक जना आया। बाकी सबको वापस आते टाइम रास्ते में निपटा दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश हैज टू लीव ऑल द सप्लाईज एंड कैरिंग एंड रिट्रीट, कि भैया वापस जाओ, अपना सारा सामान छोड़ दो। और शाह शुजा को तो निपटा ही दिया कि भैया चलते फिरते किसी को भी हम कैसे बना देंगे अफगानिस्तान का रूलर। ठीक है, अब देखो ब्रिटिश आर्मी वॉज सपोज टू रीच जलालाबाद। जलालाबाद कहाँ है सर? पाकिस्तान के अंदर है। यहां पे बेचारे को वापस आना था, केवल एक ईस्ट इंडिया कंपनी का जवान वापस आ पाया। बहुत बुरी तरह हारी है ये ब्रिटेन। ठीक है, जब हार गई तो ऑकलैंड को वापस बुला लिया, भैया तू वापस आ जा, तू सपने मत देख, तूने तो नाश करवा दिया अफगानिस्तान में। ये थी आपकी पहली एंग्लो अफगान। अभी वॉर खत्म नहीं हुई है भाई, अभी खत्म नहीं हुई है वॉर, अभी तो एक फेज हुआ है बस। ठीक है, इसके बाद ऑकलैंड को तो बुला लिया, उसके बाद आया एलनब्रो वापस। ये अलग ही अपनी धुन में था। क्यों? बहुत ईगोइस्ट बंदा था कि भैया इन अफगानिस्तानियों ने ब्रिटेन को मार कैसे दिया। बहुत ईगोइस्टिक बंदा था। जब ईगो में था तो वही बात है भैया, कुछ भी करना, लेकिन एलनब्रो का ईगो हर्ट नहीं करने का तो भाई ने अटैक कर दिया दोबारा अफगानिस्तान पे दोबारा अटैक किया। इस बार इसने कुछ हद तक अफगानिस्तानियों को डिस्ट्रॉय किया, पूरा नहीं लेकिन कुछ हद तक। लेकिन पिटाई भैया इनकी हुई। ठीक है, वापिस आते टाइम भी इनको बहुत मारा। ठीक है, जब ये बेचारे वापिस आ रहे थे इनकी खूब पिटाई हुई। दोबारा एक ट्रीटी साइन होती है और क्या बोला गया कि भैया अफगानिस्तान में ठीक है हम अपना एक रेजिडेंट बिठाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, लेकिन जो उनकी ऑटोनॉमी है वो उनके पास है, वो अपना शासन खुद करते रहे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोस्त मोहम्मद को वापस पावर पे बिठा दिया। भैया भाग आया कलकत्ता जेल से दोस्त मोहम्मद कि भैया अकबर खान जो मेरा बेटा बिठा रखा था फॉर द टाइम बिंग, अब जरा वो हटाओ, हम आ गए हैं वापस, पिताजी वापस आ गए हैं। ठीक है सर, आ गए। तो ये था आपका पहला फेज जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी वापिस आई थी। ठीक है, 17,000 16,000 सोल्जर आए थे बेचारे वापस, उनमें से सिर्फ एक ही पहुंच पाया। और दूसरा फेज जब एलनब्रो आता है और थोड़ा सा अपना रिवेंज वापस ले जाता है। ठीक है, थोड़ा सा रिवेंज लेके जाता है, लेकिन पिटाई तो बेचारे की फिर भी बहुत होती है। वापिस आते टाइम ना इनको, अब देखो वॉर की फ्रस्ट्रेशन इनको इतनी थी कि भैया हमारी तो पिटाई हो गई है, इन्होंने सिंध को डरा दिया कि भैया अफगानिस्तान तुम्हें भी लपेटे में ले लेगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी साइन कर दी सिंध के साथ। कब? 1839 में। 1839 में भले ही अफगानिस्तान में हारे हो, लेकिन सिंध एरिया के साथ सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी साइन हो गई। ठीक है, तो केवल फ्रस्ट्रेशन के अंदर कि भैया अफगानिस्तान से वापस आ रहे हैं, कुछ तो लेके जाएंगे, तो चलो सिंधी ले ले। ठीक है, ये थी 1839। अब क्योंकि पिटाई हो चुकी है तो जितने भी आने वाले गवर्नर्स हैं ना, उन्होंने अफगानिस्तान के साथ कोई उंगली नहीं करी कि भैया नहीं, इनको नहीं छेड़ेंगे, ये तो बहुत मारते हैं। 17,000 में से एक ही भेजा था गया था वापस, बताओ। तो इवन लॉर्ड लॉरेंस आया बीच में, उसने तो पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव का नाम दे दिया कि भैया एकदम शांत, बुद्धम शरणम गच्छामि, हम नहीं जा रहे भाई अफगानिस्तान के पास नहीं जाएंगे, बहुत मारते हैं। ठीक है, फिर ना 70s का टाइम आया और हमारे एक वाइसरॉय भाई साहब लॉर्ड लिटन, ये भी भाई बड़े सपने वाले थे, इनको भी ऑकलैंड की तरह सपने आते थे बहुत। तो इन्होंने कहा कि भैया अफगानिस्तान को करना पड़ेगा कुछ तो। अब इनके क्यों चुल उठी भाई कि भाई अफगानिस्तान को इतने टाइम से शांत चल रहे हैं, मास्टरली इनएक्टिव की पॉलिसी चल रही है, बहुत मारते हैं, तो क्या चुल मट गई लिटन के? भैया चुल तो ये मची कि 1854 में क्रीमियन वॉर्स हुई थी। ठीक है, जो क्रीमियन पेनिनसुला है, जो आज के टाइम पे देख रहे हो ना, ये यूक्रेन वाला क्राइसिस चल रहा है, वहीं पे उसके नॉर्थ में कंट्री आती है क्रीमिया। ठीक है, तो क्रीमियन वॉर चल रही थी वहां पे। तो रशिया है ना, बहुत चीजें हार रहा था वहां पे, रशिया की बहुत डिक्लाइन फेज था वो। ठीक है, इवन मैंने आपको बताया हो जब ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट की बात चल रही थी कि इंडिया से सोल्जर भेजे गए थे, तब तो ब्रिटेन अपनी वहां नाक बचा पाया है, नहीं तो बेचारे क्रीमियन वॉर में तो बहुत पिट रहे थे वो। ठीक है, तो रशिया हार रहा था, तो रशियन इन्फ्लुएंस ना थोड़ा सा कम हो रहा था। कहां पे? ये ईस्टर्न यूरोप वाले में। जो ईस्टर्न यूरोप है ना, यहाँ पे काफी कम इन्फ्लुएंस था। तो रशिया ने सोचा कि भैया यहां नहीं हो रहा है तो कहीं और बढ़ाते हैं। तो सेंट्रल एशिया वाले रीजन में, वेस्ट एशिया वाले रीजन में ना रशिया घुसने लगा धीरे धीरे कि भैया वहां नहीं हो रहा तो चलो यहीं चले। तो क्योंकि ईस्टर्न यूरोप में लूज कर रहे हो तो चलो फिर सेंट्रल एशिया की तरफ चलते हैं।
जब सेंट्रल एशिया में रशिया की एंट्री होएगी तो ब्रिटेन को अच्छा लगेगा? भाई क्यों लगेगा अच्छा? ब्रिटेन ऑलरेडी एक वर्ल्ड पावर बनने की कोशिश कर रहा है, वो रशिया को क्यों नहीं काउंटर करेगा? बिल्कुल करेगा। तो यहां से लॉर्ड लिटन को आ गया सपना कि भैया हम तो पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व अपनाएंगे। क्या मतलब सर? प्राउड रिजर्व मतलब वापस ईस्ट इंडिया कंपनी उसी प्राउड पे वापस आएगी जैसे पहले मारती थी सबको। ये बीच में जो हमने अफगानिस्तान के साथ टाइम शेयर कर लिया, अब नहीं करेंगे, मारेंगे दोबारा। हमारा इन्फ्लुएंस होना चाहिए, तो इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या करें? सेकेंड वॉर कर दो जी। 1876 से 79 के बीच में सेकेंड वॉर होती है। उस टाइम पे अफगानिस्तान का रूलर है हमारा शेर अली। शेर अली, ठीक है। तो सोच रहा था कि भैया हमारे बाप दादाओं की तो थी रशियाओं के साथ अच्छी मदद, लेकिन रशिया के साथ उनके काफी अच्छे रिलेशन थे, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। तो क्या करें? तो अच्छे रिलेशन बनाओ। तो भैया शेर अली रशिया के साथ अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश करता है। तो अब जब शेर अली रशिया को बोल रहा है कि भैया मेरी मदद करो और रशिया भी राजी हो गया है, तो ब्रिटिश को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। जब ब्रिटिश को अच्छा नहीं लगेगा तो ऑकलैंड की तरह इन भाई साहब लिटन को भी आ गया सपना कि चलो अटैक कर देते हैं। भैया अटैक कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी बाई चांस जीत गई, ठीक है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीती तो 1879 में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ गंडमक। ट्रीटी ऑफ गंडमक में क्या बोला? भैया शेर अली भाग गया लड़ाई से और उसी का बेटा जो हुआ करता था याकूब अली, उसको बना दिया एज अ पपेट रूलर ऑफ EIC। इसको भी कंट्रोल करने लगेंगे। अब देख रहे हो सिंध ऑलरेडी कंट्रोल में आ चुका है और अब अफगानिस्तान में भी सब्सिडरी अलायंस वाली बात हो गई है। जो याकूब अली है, दो इसका शेर अली का बेटा, बेचारा पपेट बन के बैठ गया, ठीक है जी, बैठ गया। तो जब ये वापिस आ रहे थे ना, पिटाई तो फिर हो गई। भैया जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी अफगानिस्तान से वापस आई है ना, पिटाई होती है इनकी, ठीक है। तो वाइल कमिंग बैक अगेन बीट अप इन कांधार रीजन एंड हेमलैंड, यहां पे फिर से पिटाई कर दी, ठीक है जी। फाइनली सेकेंड वॉर एंड होती है लिटन के फेवर में। ऑलरेडी भैया देखो लिटन का तो फेवर होएगा ही ना, क्यों होगा? भैया याकूब अली को बिठा दिया गद्दे पे, ठीक है, और वो क्या है? पपेट है, पपेट है भाई, पपेट है। ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी जो करेगी, ठीक है। चलो सर, हो गया। अब 1893 का टाइम आया। ड्यूरेंट लाइन आज के टाइम पे देख रहे हो ना, ड्यूरेंट लाइन कौन सी है? जो आपका इंडिया और अफगानिस्तान बॉर्डर है, वो ड्यूरेंट लाइन कहलाती है। किसने करा? मोर टाइम में ड्यूरेंट नाम का एक ऑफिसर हुआ करता था। कब करा था? 1893 में। अफगानिस्तान को बीच में से डिवाइड कर दिया अफगानिस्तान को। अब तुम ये देखो, दोनों साइड एक ही तरह के लोग रहते हैं, पॉपुलेशन रहते हैं, पश्तून या पख्तून कहते हैं उन्हें। उनको आप बीच में से ऐसे डिवाइड कर दिया आपने टेरिटोरियली, तो बताओ उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं होगा? ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आज के टाइम पे अफगानिस्तान में जो इतना इंबैलेंस चल रहा है, वो यही कारण है, ठीक है। तो भैया 1893 में ये कांड कर दिया। फिर 1907 में एक ट्रीटी होती है, किस किस की? रशिया और ब्रिटेन की। रशिया और ब्रिटेन की ट्रीटी होती है। इसमें यह बोला गया कि भैया जो रशिया है ना, वो तो रहेगा अब न्यूट्रल। अफगानिस्तान के मामले में रशिया अब न्यूट्रल रहेगा। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को अफगानिस्तान में कुछ भी करना है वो कर सकती है, रशिया उसमें बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई इंटरवीन नहीं करेगा, ठीक है। तो वही बोला गया कि अफगानिस्तान के मामले में न्यूट्रल रहेंगे और अगर ईस्ट इंडिया कंपनी चाहे तो वो उसको एनेक्स कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ ईरान को डिवाइड कर दिया। जो सदर्न पार्ट था ईरान का वो ब्रिटेन को मिला और जो नॉर्दर्न पार्ट था वो रशिया को मिला। साथ ही साथ बोला गया कि जो तिब्बत एरिया है उसको भी न्यूट्रल रखेंगे। क्यों? भैया ऊपर से चाइनीज डायनेस्टी जो है आपकी, वो अपना इंफ्लुएंस बढ़ा रही है, तो इसलिए तिब्बत को भी न्यूट्रल रखेंगे। आई बात समझ? इसके बाद अफगानिस्तान रीजन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज्यादा फोकस नहीं दिया। भाई ऑब्वियसली क्यों देंगे फोकस यार, हर बार तो पिट के आ रहे हैं, ठीक है। जब भी वापस आते हैं पिट के ही आते हैं बेचारे। तो ये हाल था ड्यूरेंट लाइन और 1907 में रशियन ट्रीटी का, ठीक है। एक बार फटाफट पानी पी लेता हूं मैं। चलो उसके बाद फाइनली होती है हमारी एक थर्ड एंग्लो अफगान वॉर। ज्यादा बड़ी नहीं है ये, 1919 में स्टार्ट हुई और 1921 में खत्म भी हो गई। कैसे सर? ये वो कॉन्टेम्परेरी पीरियड है जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था ना 1940 से 1919। तो उस टाइम पे अफगानिस्तान का रूलर हुआ करता था अमानुतुल्लाह। अमानुतुल्लाह को अचानक ही सपना आ गया हमको फुल इज्जत चाहिए। मिल लिए होंगे ना वो हमारे मुन्ना भैया से, मिल लिए होंगे कि भैया मिर्जापुर में यार मुन्ना भैया वाला कैरेक्टर है, बड़ा पसंद आ रहा है,
अब हमको फुल इज्जत चाहिए। अब फुल इज्जत चाहिए तो अमानतुल्लाह को भी सपना आ गया, हाँ मुझे भी चाहिए, मैं भी लूंगा फुल इज्जत। ठीक है, क्यों? अभी तक जो भी फॉरेन अफेयर्स वगैरह है वो ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही है ना, याकूब अली को बिठाया था, तब से ईस्ट इंडिया कंपनी तो पपेट की तरह यूज कर रही है। तो अमानतुल्लाह ने रिवोल्ट कर दिया कि मैं नहीं रहूंगा अब तेरे अंदर, मेरे को फुल इज्जत चाहिए। चाहिए तो भैया 1921 सिर्फ 2 सालों के अंदर अफगानिस्तान फ्री, अफगानिस्तान फ्री बन गया 1921 के अंदर। ये थी आपकी 3 एंग्लो अफगान वॉर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। एंड जाते जाते आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, नोट्स बनाते रहो, रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो साथ में हमारे। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग देखेंगे पंजाब और सिंध की क्या कहानी है। कल फाइनली हमारा ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे जाएंगे कि किस तरह से अलग अलग टाइम पे अलग अलग गवर्नर जनरल्स आए। ठीक है, वो कवर करेंगे क्रोनोलॉजिकली, वो जल्दी निपट जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम ये सारा बैकग्राउंड पढ़ चुके हैं, तो वहां पे सिर्फ हमें फैक्ट्स के साथ चीजें कनेक्ट करनी है। ठीक है जी, तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं और मिलते हैं कल आपसे। तब तक के लिए जय हिंद।